तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले हम बात करते हैं कालक्रम की। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार अर्थात रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रखा गया है। फिर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी नाम किसके द्वारा दिया गया। तो ये नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सिंधु पीवी सिंधु अपनी बैडमिंटन प्लेयर है। वो खेलने के लिए जाती है। किससे जाती है? मार्शल अपनी गाड़ी से। ये मार्शल जो गाड़ी आती है उस गाड़ी से खेलने के लिए पीवी सिंधु जाती है। तो जॉन मार्शल के द्वारा इसको सिंधु घाटी सभ्यता है नाम दिया गया। इसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया था अर्नेस्ट मेके के द्वारा। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो उत्खनन है वो उत्खनन के लिए 1861-62 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग का पहला जो सर्वेक्षक है वो बनाया गया अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसे ही कहा जाता है पुरातत्व विभाग का जनक। अब इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा। कब खोजा गया? तो इसके बारे में, जैसे हम कोई भी चीज़ है, कोई नींव वगैरह खोदते हैं तो 11, 21 या 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने के लिए हमने 21 रुपये का क्या किया? प्रसाद चढ़ाया। 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं किसके द्वारा की गई, इसका उत्खननकर्ता कौन है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे यहाँ पर मान लो कोई खजाना मिल गया तो उस खजाने को हड़पने के लिए कोई नीति बनाता है। अब जो व्यक्ति हड़पेगा तो वो क्या करेगा? किसी भी प्रकार की दया नहीं करेगा, अर्थात हड़पने के लिए दया नहीं की जाएगी, वो सब कुछ लेकर रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता है उसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी। उसके बाद में अगली जो सभ्यता आती है वो आती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला अर्थात मरे हुए लोगों का टीला। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे कि ये लोग मरे कैसे थे? तो ये लोग मरे थे मलेरिया रोग के कारण। मलेरिया रोगों के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से मलेरिया रोग के साक्ष्य हैं, यहाँ से हमें मिलते हैं। अब सबसे पहले इसी की बात करेंगे हम, मोहनजोदड़ो की। मलेरिया रोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में क्या होता है? अपने कपड़ा, एक कपड़ा होता है सूती कपड़ा जिसका कफन बनाया जाता है। ठीक है, कफन बनाने के लिए सूती कपड़ा लेकर आए। तो यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष भी हमें मिले हैं। अब अस्थि बना दी। अस्थि बनाकर 2 आदमी आगे से और 2 आदमी पीछे से ले जाने के लिए 4 आदमी लगते हैं। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 न होकर हम क्या रिलेट करेंगे? 22। क्या रिलेट करेंगे? 22। यानी कि 1922 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज हुई थी। किसके द्वारा हुई वो भी अभी बात करेंगे, इसी में आ जाएगी। ठीक है, अब लेकर कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान में। ये आ गया कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान एक नदी के किनारे है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, इस जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसको कहा जाता है सिंध का, कब्रिस्तान से रिलेटेड करेंगे नखलिस्तान। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। अब यहाँ पर लेके गए, अब क्या करेंगे? इसको जलाएंगे। जलने के बाद में व्यक्ति की क्या होगी? राख होगी। तो राख से बना राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी के अंदर इस सभ्यता की खोज की गई। उसके बाद में जैसे इसको लेकर आते हैं रास्ते में, तो इसके आगे आगे कुछ लोग हैं नाचते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? नृत्य करते रहते हैं। तो यहाँ से कांस्यगी नृत्य करती हुई
स्त्री की प्रतिमा मिली है, स्त्री की प्रतिमा मिली है। क्यों? जैसे मुर्दे को लेकर जाते हैं तो उनके आगे आगे लोग डांस करते जाते हैं। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उसके आगे तो डांस करते हुए, नृत्य करते हुए स्त्री की प्रतिमा मिली है। अब होता क्या है, जब इनको लेकर जाते हैं तो इनके ऊपर से या तो फूल वो उछाले जाते हैं या फिर सिक्के उछाले जाते हैं। तो हम सिक्के उछालेंगे। यहाँ से सिक्कों के सर्वाधिक अवशेष मिले हैं और वो सिक्कों की संख्या है 1200 और इन सिक्कों पर पशुपति शिव की प्रतिमा अंकित है। अब जैसे व्यक्ति को जला दिया, जलाने के बाद में क्या करेंगे, घर आएंगे। घर आकर फिर काम क्या होता है, स्नान करना। तो स्नान करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्नानागार। यहाँ से मिले हैं विशाल स्नानागार, अर्थात बड़े बड़े स्नानागार। इनके अंदर इस प्रकार से सीढ़ियाँ हैं और ये बीच में कुआं है। इसे देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा स्नानागार। जब खुदाई के अंदर ये निकला तो आश्चर्य हुआ उत्खननकर्ता को कि इतना बड़ा स्नानागार, यानी कि 50-60 लोग एक साथ स्नान करते होंगे। तो आश्चर्य से इसे कहा गया है आश्चर्यजनक संरचना। आश्चर्यजनक संरचना भी इसको कहा गया है। इस प्रकार से मोहनजोदड़ो से हमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो सारी की सारी इस चित्र के माध्यम से आ गई है। मरे किस वजह से, मलेरिया रोग से। मलेरिया रोग के साक्ष्य ले जाने के लिए सूती कपड़ा, तो सूती कपड़े के साक्ष्य। कितने व्यक्ति लेके जाएंगे, 2 आगे लगेंगे 2 पीछे लगेंगे, यानी कि 22। ठीक है, ले जाने के बाद में इसको जलाएंगे। जलाने से क्या होगी, राख होगी। राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। अब लेकर जाएंगे कहाँ पर, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान से बना नखलिस्तान कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसको कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान। ठीक है, इनके ऊपर से जब ले जाते हैं तो सिक्के उछाले जाते हैं रास्ते में। तो जो सिक्के उछाले जाते हैं, सिक्कों से हमने लिया, यहाँ पर सर्वाधिक सिक्कों की संख्या पाई गई है 1200 और उन सिक्कों पर पशुपति शिव के चित्र अंकित हैं। ठीक है, अब जब लेकर जाते हैं तो आगे आगे क्या होता है, कुछ लोग नाचते जाते हैं। तो यहाँ से नृत्य, नाचने से लिया हमने नृत्य करती हुई स्त्री की प्रतिमा। ठीक है, अब वहाँ से जब वापस आएंगे तो क्या होगा, स्नान करेंगे। तो यहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं। अब 12 दिन पूरे हो गए। 12 दिन पूरे होने के बाद में किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, पंडित की, उसका 12 करवाने के लिए पंडित की। तो यहाँ से पंडित की मूर्ति के साक्ष्य भी मिले हैं। इस प्रकार से सारे साक्ष्य इस चित्र के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हो गई मोहनजोदड़ो सभ्यता पूरी।